डियर स्टूडेंट्स, हम मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक पढ़ रहे हैं। इस कहानी में हमने विभाजन के समय की त्रासदी के बारे में पढ़ा। किस तरह से विभाजन के बाद मोहल्ले के मोहल्ले, घर के घर, बाजार के बाजार जो है आप कह सकते हैं अपना अस्तित्व उन्होंने खो दिया। और आज जो है यह कहानी की शुरुआत होती है कि अमृतसर में हॉकी का मैच देखने के लिए लाहौर से बहुत से लोग आए हैं। और लेखक कहना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ एक बहाना था। लोग जो है वो 7.5 वर्ष पहले विभाजन में जो छोड़कर चले गए थे यहाँ से, उसको जानने की तरफ उनका ध्यान है। और उन्हीं लोगों में से एक खास व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति अपने एक मोहल्ले की तरफ आता है। जो जगह का नाम हुआ है बासा बाजार, जहाँ बांस का बिजनेस होता था। और वह अपने मकान की गली को पहचानने की कोशिश कर रहा है, किसी से पूछता भी है। वहां पर एक छोटा सा बच्चा दिखता है, उसको उसकी बहन जो है पकड़ कर खींच कर ले जाती है। और यह भी कहती है कि कोई मुसलमान आएगा और तुझे उठा कर ले जाएगा। इस तरह से बच्चों को डराने के लिए भी, जैसे कि मायों को एक बहाना सा हो गया। बाजार में भी कोई रौनक नहीं थी। और वो बुजुर्ग जो है उस गली में देखता है, और उसे एक जो चीज बदली हुई नहीं लगी वो थी वहां की बोलियां, की भी जो महिलाएं थी वो आपस में आप एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। यह देखा। और बूढ़े मुसलमान ने बच्चे के लिए जो पैसा ने, वो बच्चा भी चला गया है। उसके बाद फिर वहां पर एक युवक दिखाई दिया। तो उसने जो पूछा था कि भी उस व्यक्ति से पूछा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटे तेरा नाम मनोरी है ना। बुजुर्ग जो है ना, जैसे कि उसको पहचान गया 7.5 साल के बाद। तो उसने कहा कि भी आप आज ही वहां से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ बड़े तकसीम का के बहुत अच्छे से हमने अपना यहाँ पर 6 महीने पहले जब यहाँ से हम भागे थे, बड़ा अपना नया मकान बनवाया था। वो गनी मियाँ। मनोरी ने पहचान कर कहा, हाँ बेटे मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, पर मैंने सोचा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं। अब आपने इसमें 3 करेक्टर्स पहचान लिए हैं बेटा। जो बुजुर्ग है वो गनी मियाँ है, जिस लड़के से वो बात करें वो मनोरी है, और बुजुर्ग के बेटे का नाम चिराग देव है। अब आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। बूढ़े ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। उसने कहा कि तुम तो शायद यहाँ से काफी समय पहले चले गए थे। मनोरी ने यह बात कही। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। कहते हुए उसे एहसास हुआ कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी में, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दो। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देख कर उनमें हल्की चिह्मों गैया कर होते फुसाफुसी सी ना होती, फुसफुस जिसको कहते हम आपस में बातें बुतें करते हैं। कोई चुगलियां करना, कोई निंदा करना, सब कुछ मतलब जब इकट्ठे होकर के महिलाएं या व्यक्ति जो है आपस में एक दूसरे की बात करते हैं उसे चेहमों गैया कहते हैं। शुरू हो गई। हाँ, दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिराग दिन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। 7.5 साल बाद देखा है। अब्दुल गनी उसका पूरा नाम है। चिराग दिन के वो पिता हैं। तो जैसे ही कि वो मुसलमान है, जब आप ये कह सकते हैं कि विभाजन हुआ था उसके बाद जो है हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान रह गए और कुछ हिंदू जो है पाकिस्तान में चले गए। तो अब वो देखने आए। गनी मियाँ के बारे में कह रहे कि जैसे ही वो आए तो लोगों का व्यवहार कैसा था, कि जो मोहल्ले में उनका सगा अपने पड़ोसी ही था, और इस विभाजन के बाद
लोगों में कैसा बदला, लोगों में एक डर बैठ गया था, आपस में ये बात चल पड़ी कि वो उसको उठाने आया था बच्चे को। और फिर जैसे ही जो लोग गली में थे, सब गली सुनसान हो गई। फेरी वाला के अर्थ है कि भी कोई कुछ बेचने आया हुआ बैठा है। लोगों में हल्की जो है चहमे गोइयां शुरू हो गई थी। वो साहब कह रहे हैं कि हाँ, चिराग दिन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग उसके बीवी बच्चों की मौत को वह पहले काफी स्वीकार कर चुका था, पर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार न। उसकी जुबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। जो मनूरी है अब्दुल गनी को गली में लेकर के आया है और दूर से ही दिखाता है कि भी वह तुम्हारा मकान है, इशारा कि एक मलबे का ढेर लगा हुआ है। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग उसके यानी कि बेटे का नाम है, उसके बीवी बच्चों उन सबकी मौत का तो उसको पता था कि वो उसमें से कोई जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। लेकिन उसका नया मकान इस तरह से मलबे के ढेर में बदला होगा, उसे इस बात का भरोसा था। वो इस दुख को सहने के लिए तैयार नहीं था। और कहते हैं कि भी उसके आवाज खुश्क होगी, मतलब वह ज्यादा घबरा गया, ज्यादा दुखी हो गया। यह मलबा उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनूरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा, उसकी बाहों को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उतार लिया। तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी के खास सामान उनमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बच गया था। पीछे की तरफ दो जली हुई अलमारियां थी, जिनकी काली पर सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है यह। और उसके घुटने जैसे जवाब दे और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज में, हाय ओए चिरागा दीन। वो अपने बेटे को याद करता है। मतलब इसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से विभाजन के समय आगजनी घटनाएं हुई। मान लो वो चीजें, दो देश या दो अलग भी किए जाने से, तो उसके बाद कितने बेकसूर बेघर हुए, कितने लोग मारे गए, इसके बारे में लेखक यह बताना चाहता है। उसके मुंह से आवाज निकल गई। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आपस में बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे आ गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर दो एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। बिल्कुल वहां का दृश्य कैसा है, लेखक इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि मकान जो है मलबे के अंदर किस तरह का है। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें चेहमे गोइयां चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। अब गनी मियाँ का जो घर है मलबे में कैसे तब्दील हुआ, उसके बारे में लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि वह सारी कहानी अब 7.5 साल बाद खुल जाएगी। चिराग हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां ईश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने। चिराग ने डोरी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मारो, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबदा किशोर सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे डोरी की तरफ दौड़ी। रखे ने के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ रखा, उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, मतलब की गली गाली दे रहा है तुझे, मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा किशोर सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसमान के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना की उत्तरदायी से मुक्त करा दिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा किशोर और सुल्ताना की चीखने की आवाजें सुनाती रही। रखे पहलवान उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे
तवील रास्ते से जिन उनकी लाशें चिराग के घर में मिलकर बाद के नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर में आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका। अब 7.5 साल में रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा है, जहाँ न जाने किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही कुंचा लगाने देता था। उस मलबे के बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। अब रखा पहलवान, आप देखिए कि एक नया इसमें फैक्टर शामिल हुआ है। जो बूढ़ा मुसलमान है जो वहां आ गया है, गनी मियाँ, वो कहते हैं कि उसने मकान को देखा कि एकदम नया मकान 6 महीने पहले ही बनाया था, जब वो लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए थे। और जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया। और लोग बाग वो घटना जो खिड़कियों से उस समय देख रहे थे, वो 7.5 साल पहले की घटना आ गई कि जो उसका बेटा है गनी मियाँ का, चिराग दिन वो खाना ही खा रहा था, उसको नीचे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद उसके बीवी बच्चों को भी मार कर पानी में बहा दिया। और वह उस मकान की वजह से ही उसने उनकी हत्या की थी, लेकिन न जाने रातों रात मकान को किसने आग लगा दी थी। तो फिर कहते हैं कि जब सारा सामान लूटा जा चुका था तो यह उसको आग लगा। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाए। गनी मलबे की मिट्टी को नाखून से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था। दरवाजे के चौखट की बाहा में लिए रो रहा था। बोला, चिराग दिन बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया? उसे ये लग रहा है कि भाई सब कहाँ चले गए। और घुरघुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया और जिससे उसे खांसी आ गई। उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती में भोंकनी सी आवाज निकली। उसका निचला होठ थोड़ा बैठ गया। जो रखा पहलवान है, अब्दुल गनी पाकिस्तान से आया, यह बात सुनकर के उसके मन में क्या बात आई है, यह इसमें बताया गया है। गनी अपने मलबे पर बैठा, उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, देखिए रखा जो है, रखा पहलवान एक नाम है व्यक्ति का जिसने गनी मियाँ की मतलब संतान को, उसके बेटे आदि को मारा है। और उसके शागिर्द का, तो उसके शिष्य का जो नाम है वो है लच्छे पहलवान। मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा, मगर वह वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्य में संकेत लाकर कहा, बैठा है तो बैठा है, तू चिलम ला। रखे की टांगे थोड़ी फैल गई, फिर उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मतलब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो। लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी की क्षमता, ये लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए, और तो किसी ने गनी से बात नहीं हुई? नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। अब देखिए कि वो अपना कश खींच रहा है। खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था, उसको लेके आ रहा है। तो आपस में ये देखिए कि उन दोनों का सामना होगा। मनोरी गनी के बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश होती गनी के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई। उसने कहा, रखे पहलवान। अब गनी मियाँ को बात का सारा नहीं पता। जो मनोरी है वो चुपचाप उसको वहां से निकाल के सोचता है पाकिस्तान चला जाए, क्या पुरानी बातों को याद करने में रखा है। लेकिन भाई क्योंकि वह इस ढंग से बैठा था कि गनी मियाँ को रखे पहलवान दिख गई, उसने दोनों हाथें फैलाई कि मैं जैसे तुम्हें झप्पी पाना चाहता हूँ, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पर्शी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दिन का बाप।
पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को पर रखे पर कोई प्रतिक्रिया न देकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चिहमो गैया तेज हो गई थी। अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। और अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इससे गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। अब देखिए ये सारी बातें जो है ऊपर खिड़कियों में, ये कह रहे हैं ना, बातचीत चल रही है। लोग आपस में खिड़की खिड़की से या घरों में बातचीत कर रहे हैं कि अब दोनों सामने आ गए हैं। रखे पहलवान और गनी मियाँ सामने आ गए हैं। और जो ये है मलबा है और जो गनी मियाँ के परिवार की मौत हुई है और आपस में इन दोनों का कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि गनी मियाँ ने उसे देख करके दोनों हाथे फैलाई है छुट्टी पाने की, मतलब दोस्ताना सा व्यवहार रखता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि रखे पहलवान ने उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। इस तरह से कहानी में जो है आप कह सकते हैं रोमांच भी है। और हम आगे कल पढ़ेंगे, आप आज यहीं तक पढ़ें कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कि आज सारी बात पता चलेगी कि उसके बेटे बहू पूरी संतान को मारा है। और फिर लोग यह भी सोच रहे हैं कि यह मलकियत जो है जिसका कोई मालिक नहीं है, जो यहाँ है नहीं सरकार की है, लेकिन जो है यह रखे पहलवानी यहाँ किसी को गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता, अपनी मलकियत समझता है। और फिर लोग ये भी बात करें कि मनोरी भी डरपोक है, उसे सारी बात सारी कहानी क्यों नहीं बताती है कि यह इंसान नहीं है, सांड है, सांड की तरह गली में घूमता है। लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। गनी के सारे बाल जो है सफेद हो गए हैं, भाई इसने बेचारे ने अपना सब कुछ खो दिया है, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने ही सारे लोग बातें कर रहे हैं। अब तक कहानी में आपने जो पढ़ा है वह यह है कि विभाजन के समय गनी मियाँ वहाँ चले गए थे लाहौर पाकिस्तान में, और जब 7.5 साल बाद आए अपने घर को देख रहे हैं तो वहाँ पर मनोरी नाम का एक युवक है जो उनके साथ उनका दोस्ताना व्यवहार रहा होगा। और एक यहाँ पर रखे पहलवान है जो, और उसका जो शिष्य है उसका नाम है लच्छे पहलवान। और जो गनी मियाँ हैं उनके पुत्र का नाम चिराग दिन है। यह 5 चरित्र जो है आपके सामने आए हैं। और इस तरह से यह कहानी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।